जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, मीन्स जो कोई भी लॉ है उसकी समीक्षा करना। जैसे एक टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तो आपको मार्क्स देता है, उसी तरह यहाँ से समझिए कि मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि न्याय की समीक्षा करना, जो भी लॉ बनाया गया है उसकी समीक्षा करना कि वो सही है कि गलत है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। ये ओरिजिनेट हुआ है कहाँ पे? तो अमेरिका में, यूएसए में ये ओरिजिनेट हुआ। और उस टाइम अमेरिका के जो चीफ जस्टिस थे वो थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के द्वारा मार्बरी वर्सेस मैडिसन के केस में जो है 1803 में ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आया गया। वहीं पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है कहाँ किसको देता है? तो जुडिशियरी को देता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर यानी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो हमारे यहाँ न्यायपालिका के पास है, जुडिशरी के पास है। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है, और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट है उसके पास भी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। ये दोनों जो हैं वो न्यायिक समीक्षा जो है कर सकते हैं। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, वो एक बेसिक फीचर है। ठीक है, मीन्स वो संविधान का जो एक मूलभूत ढांचा है, और कोई भी लॉ के द्वारा इस मूलभूत ढांचे को डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। जैसे कि केशवान भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था 1973 में कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा हो, और एन एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कर्टेल। इसीलिए जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है जुडिशियल रिव्यू की पावर, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट जो है इस जुडिशियल रिव्यू की पावर को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से छीन नहीं सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की मीनिंग क्या है। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू वो पावर है जिसे जुडिशरी जो है वो एग्जामिन कर सकती है कि कोई भी लॉ जो सरकार बनाई है, कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर कोई भी लॉ बनाया गया है तो क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ में है कि या अगेंस्ट में है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट में होगा तो जुडिशरी जो है क्या करेगी? उसको तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो ऐसा कोई भी लॉ जो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी उसको नल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, इज़ द पावर जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो चाहे वो लॉ जो है लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, या कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कोई लॉ बना हो। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल के स्टेट पे हो, केंद्र सरकार के स्टेट पे हो, या कोई वो राज्य सरकार के स्टेट पे। चाहे वो लॉ जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है या राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो इन सभी पे जो है जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी लॉ हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट होंगे, तो यहाँ पे जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर उसको एग्जामिन करने के बाद ये मिलता है, इफ़ दे आर फाउंड टू बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, तो उसको अल्ट्रा वायर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड यानी नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। और एक बार अगर जुडिशरी किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को अगर नल वॉइड डिक्लेयर कर दी, तो गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स उस लॉ को नहीं कर सकती। ठीक है, उस कानून को जो है सरकार लागू नहीं कर सकती उसके बाद, अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है उसको। तो अब देखिए, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू को तीन कैटेगरीज में जो डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा हो। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 368 के अंडर में। तो अगर 368 का यूज़ करके अगर वो जुडिशियल अमेंडमेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू यहाँ भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो मगर अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई लॉ पास करता है, तो वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू जो वो किया जा सकता है। और ये देखिए, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का ये मतलब हुआ कि पार्लियामेंट सपोज करिए कोई बॉडी बनाती है, कोई भी ऐसी बॉडी जिसको बनाया गया है कोई लॉ या नियम कानून बनाने के लिए, या स्टेट ही है या दोनों ही मिलकर ये ऐसी बॉडी का निर्माण करते हैं जिसको बनाया गया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नियम कानून बनाने के लिए। तो
अगर वो भी ऐसे कोई नियम कानून बनाते हैं, मतलब अगर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी जो है वो कोई नियम कानून बनाता है ऐसा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस के अगेंस्ट होगा, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करके उसको भी नल वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तीसरा देखते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ administrative actions of union and state and authorities under the state। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो केंद्र या राज्य सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक एक्शन है, तो उसके अगेंस्ट भी जुडिशियल रिव्यू किया सकता है। और अगर कोई भी बॉडी बनाई गई और वो स्टेट के अंडर में अगर आती है, ठीक है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो स्टेट के अंडर में आती है, तो उस पर भी अगर उनके द्वारा कोई लॉ पास किया जाता है, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो इस्तेमाल किया सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं और जहाँ पे जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी जी ने इसको क्लासिफाई किया है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है इन 3 कैटेगरीज पे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है कई बार जुडिशियल रिव्यू की पावर वेरियस केसेस में जो है यूज़ कर चुकी है, जैसे गोलकनाथ केस में 1967, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, प्राइवी पर्सेस एबॉलिशन केस 1971 और केशवानंद भारती केस 1973, मिर्वा मिल्स केस 1980। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो यूज़ करती रहती है वेरियस केसेस में। वहीं देखिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया और इसके थ्रू जो है एनजीएसी का गठन किया गया है। एनजीएसी क्या है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक कमीशन का जो है 2014 में गठन किया गया था। उसके लिए एक लॉ जो है वहाँ पार्लियामेंट ने पास किया था, 99th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि अगर एनजेएसी का गठन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जुडिशरी से, क्योंकि जुडिशरी की नियुक्ति करने लगेगा तो वो एक तरह से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, क्योंकि ये जो जुडिशरी की जो पावर है उसको कम कर रहा है। तो उसको 99 अमेंडमेंट जो था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम जानेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, पहली ज़रूरत है कि टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल एंड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ का जो प्रिंसिपल है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के लिए इसको अपहोल्ड करने के लिए जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है इम्पॉर्टेंट है। और एक इक्विलिब्रियम, एक जो बैलेंस है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो मेंटेन करने के लिए, एक फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू की पावर इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो हमारा गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, तो यहाँ पे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पार्लियामेंट है वो तो कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ख़त्म कर सकती है। तो इसीलिए एज ए गारंटर सुप्रीम कोर्ट है और वो जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ कर सकता है अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो। तो कई नंबर ऑफ़ केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुडिशियल रिव्यू की जो ये पावर है उसको टाइम टू टाइम उसके बारे में एक्सप्लेन किया। जैसे पहला केस हम देखेंगे तो ये चीफ जस्टिस कानिया का जजमेंट है। जो पहला ये स्टेटमेंट है ये चीफ जस्टिस कानिया का जजमेंट है और इनके द्वारा A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में 1950 में ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो आप समझते हैं ध्यान से, थोड़ा सा लीगल वर्ड्स है इनके स्टेटमेंट में तो हम क्लियर कर देंगे उसको। इन इंडिया इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ अ सुप्रीम, यानी अपने भारत में, अपने इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो क्या है, वो सुप्रीम होगा। एंड द स्टैट्यूट लॉ टू बी वैलिड मस्ट बी कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स एंड इट इज़ फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड वेदर एनी इनैक्टमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो सपोज कोई भी ऐसा लॉ वो वैलिड है कि नहीं है, वो डिसाइड करने का काम कौन करेगा, तो वो डिसाइड करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न की कहीं अगेंस्ट तो नहीं है। अगर अगेंस्ट होगा तो जुडिशरी उसको नल वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, तो इसमें में ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है और कोई भी लॉ वैलिड है कि नहीं है ये डिसाइड करने का काम जो है जुडिशरी करेगी। ठीक है, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एक्सप्रेस प्रोविजंस for judicial review of legislation as to its conformity with the constitution। ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री के द्वारा और दिया गया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी रो के केस में, जो कि 1952 का केस है। तो देखिए इसमें
जो हमारे पतंजलि शास्त्री जी हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एक्सप्रेस प्रोविजंस, मींस हमारे संविधान में जो भी प्रोविजंस एक्सप्रेस किए हुए हैं जुडिशियल रिव्यू को लेकर के ऑफ लेजिस्लेशन एज टू इट कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. This is especially true as regard of the fundamental rights to which the court has been assigned the role of sentinel on the QV. मतलब जो जुडिशल रिव्यू की पावर यूज़ करने का जो पावर है वो हमारे यहाँ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है. तो फंडामेंटल राइट्स अगर यहाँ वॉयलेट हो रहे हों तो कोर्ट जो है वो अपने पावर का ये यूज़ करके उस लॉ को वैलिड या इनवैलिड करार कर सकती है. तीसरा स्टेटमेंट हम देखें तो तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो जस्टिस खन्ना जी के द्वारा दिया गया है. और किस केस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये केस है केशवानंद भारती केस में. तो ये जजमेंट जो है वो केशवानंद भारती केस का है और इसमें कहा गया है कि एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट, जब तक फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं और वो संविधान के पार्ट हैं तो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है. ठीक है. द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ ऑल्सो टू बी एक्सरसाइज विद द व्यू टू सी दैट द गारंटीज अफोर्ड बाय दीज राइट आर नॉट कंट्रावीन्ड. यानी संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं तो वो राइट जो है वो वायलेट नहीं होने चाहिए. तो ऐसे अगर कभी भी वो राइट वायलेट हो रहे हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसका यूज़ कर सकती है. वहीं जो अगला स्टेटमेंट है वो देखिए. अगला स्टेटमेंट जो है वो जस्टिस भगवती जी के द्वारा दिया गया है राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1977 के केस में दिया गया है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लेक्स. ठीक है. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है. द परमानेंट लॉ ऑफ लैंड, और हमारे जो लैंड है उसका एक परमानेंट लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देयर इज़ नो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट अबव इट. और कोई भी सरकार की कोई भी ब्रांच हो, वो कोई भी ब्रांच जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है. एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बीट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. तो सरकार की कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या खुद ही जुडिशरी ही क्यों ना हो. ठीक है. तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के ऊपर नहीं है. सभी अपनी पावर डिराइव कहाँ से करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो. नो वन हाउएवर हाईली प्लेस्ड एंड नो अथॉरिटी हाउएवर लॉफ्टी कैन क्लेम दैट इट शैल बी द सोल जज. ठीक है. कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हम ही हर चीज़ के लिए जो है सोल जज होंगे, हम ही हर चीज़ में जजमेंट देंगे. ठीक है. यहाँ हमारा जो सबसे सुप्रीम जो चीज़ है वो क्या है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है. द कोर्ट इज़ द अल्टीमेट इंटरप्रेटर. जो संविधान है, जो कोर्ट है, वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. एंड कोर्ट इज असाइंड द डेलिकेट टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ द पावर कन्फर्ड ऑन ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किस जो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है, तो उसको क्या क्या टास्क जो है वो दिया जाएगा. ठीक है. चाहे वो टास्क लिमिटेड, जो पावर दिया जा रहा है वो लिमिटेड है कि नहीं है. अगर मान लीजिए लिमिटेड है तो क्या लिमिट्स हैं. ठीक है. एंड वेदर एनी एक्शन ऑफ दैट ब्रांच ट्रांसग्रेस सच लिमिट्स, और क्या किसी एक्शन की वजह से उस लिमिट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है. ठीक है. तो ये जजमेंट जो है ये दिया गया था जस्टिस भगवती जी के द्वारा राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1977 में. अगला स्टेटमेंट देखिए. ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है जस्टिस चंद्रचूड़ जी के द्वारा मिनर्वा मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1980 में. ठीक है. इसमें कहा गया इनके द्वारा कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ द जजेस. ये जजेस का फंक्शन है, ये उनकी ड्यूटी है. ठीक है. फंक्शन के साथ साथ ये जजेस की ड्यूटी भी है टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ लॉज, कि जो लॉ की जो वैलिडिटी है वो उनको प्रोनाउंस करें. इफ़ द कोर्ट आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ द पावर, अगर कोर्ट को अगर कोर्ट की ये पावर जो है छीन लिया जाएगा, मीन्स लॉ को चेक करने की जो पावर है कि ये लॉ जो है वो सही है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है कि नहीं, तो ये पावर को अगर डिप्राइव कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही क्या रहता है. इससे बढ़िया तो फंडामेंटल राइट्स को उठा के पानी में फेंक दीजिए. ठीक है. तो ये कहा गया कि अगर आपको अधिकार दिए गए हैं लेकिन आप उन अधिकारों का इस्तेमाल ही ना कर पाएँ तो उस अधिकार का फ़ायदा ही क्या होगा. ठीक है. तो एक इसकी वजह से एक कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट दिया गया. उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो जस्टिस अहमदी के द्वारा दिया गया इन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1997 में. इसमें यह कहा गया कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको ये टास्क दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें. एंड टू दिस एंड हैव बीन कन्फर्ड द पावर टू इंटरप्रेट, और साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते रहें. इट इज़ दे हु हैव टू इंश्योर दैट द बैलेंस ऑफ पावर इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंटेन. ठीक है. तो एक बैलेंस ऑफ पावर जो है
जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, एंड दैट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव डू नॉट इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन ट्रांसग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। ठीक है, और जो संविधान के जो लिमिटेशंस हैं, अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, ये अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो ये इनको संविधान के दायरे में रह के अपनी ड्यूटी करनी होगी। तो ये कहा गया था जस्टिस अहमदी जी के द्वारा एल चंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, 1997 का केस है ये। लास्ट जजमेंट देखिए, तो ये दिया गया है स्टेटमेंट जो है, ये जस्टिस रामास्वामी जी के द्वारा दिया गया है एस बोला वर्सेस बी शर्मा के केस में, ये भी 1997 का जो जजमेंट है। द फाउंडर फादर्स वर वेरी वाइजली देयरफॉर इनकॉर्पोरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू सो एज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो संविधान के निर्माता हैं उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि जो एक बैलेंस जो है फेडरलिज्म का उसको मेंटेन किया जा सके, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, लोगों की जो फ्रीडम है उसको गारंटी किया जा सके, सिटीजन की जो फ्रीडम है उनको गारंटी किया जा सके, एंड टू अफोर्ड ए यूजफुल वेपन फॉर अवेलेबिलिटी एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द इक्वलिटी लिबर्टी एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो इक्वलिटी, लिबर्टी और जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उनको इन्जॉय कर सकें। टू हेल्प टू क्रिएट अ हेल्दी नेशनलिज्म, ताकि हम एक हेल्दी नेशनलिज्म जो है, एक अच्छा देश जो है वो डेवलप कर सके, बना सकें। द फंक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इटसेल्फ। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू का जो फंक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का खुद एक पार्ट है। ठीक है, इट एडजस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट न्यू कंडीशंस एंड न्यू नीड्स ऑफ टाइम। तो देखिए, टाइम के साथ साथ जो हमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर इस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो सही है कि नहीं सही है। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है जैसे नए लॉ बनाने की भी आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।